हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ने से पहले हम ये बात बता देते हैं, ये जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं। और इस स्लाइड में जितने भी देख सकते हैं, सबसे पहले आप स्लाइड को देख लीजिए। इस प्रकार से जितने भी स्लाइड मैंने सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता से बनाए हैं देख ले सकते हैं। पहले स्लाइड देख लीजिए। इस क्रम में मैं आपको पूरी हिस्ट्री कवर करवाऊंगा। ये तो अभी स्टार्टिंग है सिंधु घाटी सभ्यता से, और मैं आपको आगे जैसे हिस्ट्री जो होती है, हिस्ट्री हिस्ट्री में मैं आपको एंशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, उसके बाद मॉडर्न हो गया, इन तीनों को इसी फॉर्म में इसी क्रम में आपको बताया जाएगा। और हर टॉपिक का पढ़ाने के बाद, जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा दिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने के बाद जस्ट इसके बाद अगली वीडियो में एमसीक्यू करवाऊंगा। मेरा फॉर्म मेरा पैटर्न यही रहेगा कि मैं पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसके बाद एमसीक्यू करवाऊंगा। यही इसी क्रम में मैं आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा। इससे आपको क्या होगा कि आपको तैयारी इतनी जबरदस्त पकड़ हो जाएगी कि आप उसके बाद कोई भी सेट प्रैक्टिस कीजिए या किसी भी एग्जाम में दीजिए तो आपको वो क्वेश्चन, हर वो प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना चालू करते हैं। और ध्यान रहे कि आप इसमें तभी आगे बढ़ सकते हैं जब इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे हैं, हम जो एक्सप्लेन करूंगा उस एक्सप्लेन को आपको ध्यान से समझना है और सुनना है, और उससे बार बार रिवीजन करना है, तब जाके आपको ये समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसे ध्यान से सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता वह सभ्यता है जो सबसे पुरानी सभ्यता थी। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी की सभ्यता। उस समय के लोग जो अपने आप में जो डेवलपिंग के एरिया में जो बढ़े थे, वो अभी के समय में देखने को मिलती है। जितना वो डेवलप उस समय भी थे, अभी के समय में भी उस डेवलप के अनुरूप चल रहे हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यह सबसे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, इस काल इसका काल जो है 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। और ओल्ड एनसीईआरटी में आपको कहीं कहीं मिलेगा 2350 बीसी से 1750 बीसी। ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिलेंगे। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपको रहेगा उसको टिक करके आपको आगे बढ़ना है। आगे चलते हैं। यह वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली है। तो यह भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली है। तो इसकी थोड़ी मैं मैप के द्वारा मैं बता देना चाहता हूँ कि यह भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कैसे फैली है। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं इंडिया की थोड़ी सी मैप बनाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें कि हम आपको समझा पाए कि किस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हुआ था। देखिए इस तरह से, यहाँ से लेकर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। लीजिए, इस तरह से इस एरिया को कवर करते हुए इस एरिया में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। इस एरिया में जो है पूरी तरह से क्या थी, सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। तो आप लोग मैप के द्वारा भी देख सकते हैं कि इस एरिया में ही सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। ये इंडिया के कुछ भाग हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह जितना भी है सब इसमें फैली हुई थी। तो आप लोग मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं। चलिए अब कलर चेंज कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता को निम्न नामों से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, तो ऑलरेडी तो हम लोग जान ही रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे हड़प्पा की सभ्यता भी के भी नाम से जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है हमें। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, देखिए समझिए। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में
सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ था। कांसे का प्रयोग बहुत प्रयोग हुआ था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल इसलिए कहते हैं कि उस समय जितने भी लिखित प्रमाण मिले हैं उसको आज तक अभी तक पढ़ा नहीं पाया, उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। इस वजह से इसको आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। भारत का प्रथम नगरीकरण भी हुआ था उस समय, इसलिए भारत का प्रथम नगरीकरण भी इसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। तो हम लोग इस तरह से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो सिंधु सभ्यता के विस्तार में हम लोग देखते हैं ना कि यह इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था, और यह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुआ था। तो हम लोग को तो ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर दिया हुआ रहेगा। तो आपको देखिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग तो 13 लाख के बराबर है। तो ऑप्शन में अगर 12,99,600 वर्ग किलोमीटर नहीं देता, अगर 13 लाख देता, तो आप लोग को 13 लाख में टिक करके आगे बढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग समझते हैं, ये एक्यूरेट डाटा है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये एक्यूरेट डाटा है एनसीईआरटी का। और 13 लाख लगभग में ये नहीं लिख करके डायरेक्ट 13 लाख लिख देते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग 13 लाख को टिक करके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो त्रिभुजाकार है ही, इसका आकार तो त्रिभुजाकार है, ये तो देख लिए हैं। इसके उत्तर में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है, इसके पूरब में क्या है, इसके पश्चिम में क्या है। पूछा जाता है क्वेश्चन किस प्रकार, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल कौन सा है, तो आपको आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है, तो सुतकांगेडोर हो जाएगा, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। इसी क्रम में पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल कौन है, तो उत्तर में कौन है, मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसी क्रम में पूछा जाएगा दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा है, तो दयामाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग जानते हैं कि कई सारे स्थल हैं, जो कि प्रमुख स्थल बहुत सारे हैं, जिससे कि हम उनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात है कि हड़प्पा, इसी क्रम में हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, इस क्रम में बहुत सारे स्थल हैं जिनके हम लोग डिटेल में, और कहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, ये सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसकी खुदाई किसने की थी, ये सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। यह पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर? इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे, जो कि 1921 ईस्वी में किए हैं। यहाँ से अन्नागार देख सकते हैं, अन्नागार, अन्नागार का मतलब क्या होता है, अन्न को रखने वाला जगह, अन्न को रखने वाला घर, एक तरह का अन्न को रखने वाला घर ही है ना, जहाँ की भोजन खाद्य पदार्थ जितने भी, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, चावल, ये सब की बोरी भर भर के इसमें अटैच करके इसमें रखा जाता था। इसलिए रखा जाता है क्योंकि बरसात के मौसम में हम लोग सुरक्षित इस अनाज को रख सकें, जो कि आगे के जीवन यापन के लिए हम लोग पहले से अनाज को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। उसे क्या बोला जाता है, अन्नागार। तो सवाल ये भी आएगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार कौन से स्थल से मिला है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, इस तरह से ध्यान में रखे जाना है। ईंटों का प्लेटफॉर्म कहाँ से मिला है, तो ईंटों का प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, ईंटों का प्लेटफॉर्म इस तरह से सजा के रखा जाता था, इस क्रम में रखाया जाता था ईंटों का प्लेटफॉर्म, यही ईंटों का प्लेटफॉर्म है। मजदूरों के रहने का बैरक मिला है, मजदूर के रहने का बैरक, यहाँ पे जितने भी मजदूर लोग रहते थे तो यहाँ पे काम करते थे, और यहीं पे ये बैरक बना के छोटा सा रहते थे। तो देख सकते हैं बैरक किस प्रकार के बने होते थे, मजदूर लोग इस तरह से काम कर रहे हैं और यहीं पे रहते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा कहाँ थी, तो यह पाकिस्तान के
रावी नदी के किनारे स्थित थी हड़प्पा, लेकिन मोहनजोदारो कहाँ है? तो यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई जो है राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में की है। यहाँ से मिले मुख्य वस्तुएं, तो यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है मोहनजोदारो से, हम लोग उसकी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से देखते हैं पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। देख सकते हैं पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। ये पशुपतिनाथ की मोहर मिली है। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली है। देखते सकते हैं डांसिंग गर्ल है ना, नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति मिली, कांस्य कांस्य मूर्ति मिली है। दाढ़ी वाले पुजारी के पत्थर की मूर्ति मिली। देख सकते हैं दाढ़ी वाले पुजारी के पत्थर की मूर्ति मिली है। विशाल स्नानागार और विशाल भवन, विशाल स्नानागार होते थे और इसी ये सब देख ऑलरेडी दिख ही रहा है कि विशाल भवन सब है, तो विशाल स्नानागार और विशाल भवन इस तरह से मिलते थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है कालीबंगा। कालीबंगा की डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ है? तो राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष जी ने की थी। यहाँ से काले रंग की चूड़ियां मिली है। देख सकते हैं काले रंग की चूड़ियां मिली है। कहाँ से? तो कालीबंगा। को से कालीबंगा, को से काले रंग की चूड़ी, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। कालीबंगा से क्या मिली है? तो काले रंग की चूड़ियां। यहाँ से एक और क्या मिला है? जुता हुआ खेत। देख सकते हैं जुता हुआ खेत मिला है। यहाँ पे जुता हुआ खेत का मिला है। अग्निकुंड मिला है। अग्निकुंड मिला है। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला है? यहाँ से काले रंग की चूड़ी, जुता हुआ खेत और अग्नि कुंड मिला है। इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, लोथल के बारे में जानते हैं। लोथल के बारे में क्या है? यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज एस.आर. राव ने किया था। यह एक प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाह का मीन्स क्या होता है? वहां पे बड़े बड़े नाव, जहाज, शिप वगैरह सब लगे हुए रहते थे, जिसे कि बंदरगाह कहते थे। जहाँ की नदी किनारे ये तालाब, सॉरी तालाब नहीं, ये बड़े बड़े जहाज जो जहाँ पे लगते हैं समुद्र के किनारे, तो उस के बगल में जो उस साइड का अपर एरिया जो रहता है उसे बंदरगाह के रूप में बनाया जाता है। तो वही एरिया पे नाव वगैरह सब लगते थे। यहाँ दो शवों को एक साथ दफनाया गया। दो शवों का लोथल में क्या है कि यहाँ पे दो शवों को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है। यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है। मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर मिली है यहाँ से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर इसलिए मिली है कि मेसोपोटामिया से इसका व्यापार हुआ करता था उस टाइम, तो इस वजह से बेलनाकार मोहर मिली है। यहाँ जहाजों के मॉडल मिले। जाहिर सी बात है कि यहाँ ये एक बंदरगाह है, तो बंदरगाह पे तो जहाज के मॉडल मिलेंगे ही। यहाँ रंगपुर के चावल के साक्ष्य मिले हैं। लोथल में एक जगह है रंगपुर, रंगपुर में जो है चावल के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा की डिटेल पढ़ते हैं। धौलावीरा की डिटेल में हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह गुजरात के लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। यहाँ से जलाशय मिले हैं। देख सकते हैं जलाशय यहाँ से मिले हैं। कहाँ से? तो धौलावीरा से। धौलावीरा से क्या मिले हैं? तो जलाशय मिले हैं। यहाँ से नगर का 3 भागों में विभाजन था। इसकी डिटेल में अभी अब 2-3 स्लाइड के आगे मैं बात करूंगा। हालांकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ 2 ही भागों में विभाजन था, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहाँ की नगरों का 3 भागों में विभाजन था, जो कि आपको हमेशा इसको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए आप लोग को बारीकी से इसे ध्यान में रखना ही हो। ठीक है, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। और एक बार नहीं, आपको बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा और इसके साथ एमसीक्यू भी लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको किसी चैप्टर पे पकड़ बनेगी। और इसी क्रम में आपको पूरी हिस्ट्री, मैं वादा कर रहा हूँ कि पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा। तो जब पूरी हिस्ट्री जब कंप्लीट करवाऊंगा तो इसी क्रम में रहेगा, तो आपको हर चैप्टर पे कम ऑन हो जाएगा। और हर चैप्टर पे कम ऑन होने का मतलब है कि आप किसी भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सुरकोतदा। सुरकोतदा की डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यह गुजरात में स्थित है। सुरकोतदा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। ठीक है, इसकी खोज जेपी जोशी ने। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। देख सकते हैं घोड़े के हड्डियों के अवशेष यहाँ से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
आगे है बनवाली। बनवाली की डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं कि यह हरियाणा में स्थित है। यहाँ मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। यहाँ मनके और चूड़ियां भी मिली है। यहाँ पे देख सकते हैं मनके और चूड़ियां। मनके क्या होता है? मनके ये जो डिजाइन जो बना हुआ रहता है ना, ये माता ये सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, ये ये जो डिजाइन बना हुआ है इस तरह का, देख सकते हैं, इसी को मनके बोला जाता है। माला वगैरह सब जितना भी होते थे, उस सब पे जो डिजाइन बना हुआ रहते थे उसी को मनके बोलते हैं। चूड़ी तो ऑलरेडी आप लोग जान ही गए। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी के बारे में हम लोग जानते हैं, यह हरियाणा में स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और सबसे पुराना स्थल है। देख सकते हैं राखी गढ़ी एक ऐसा जगह है जो सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्थल है। कौन सा है? तो राखी गढ़ी। एग्जाम में आएगा आपको कि सिंधु घाटी में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको लगाना है राखी गढ़ी, क्योंकि ये राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है और सबसे पुराना भी है। इसकी खुदाई अमरनाथ ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चानो दरों की डिटेल पढ़ते हैं। चानो दरों की डिटेल में हम जानते हैं कि यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है। देख सकते हैं बिल्ली का पदचिन्ह है और कुत्ते का पदचिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है, कौन से स्थल से, तो आपको चानो दरों को टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनके किस तरह का होता है। मनके का कारखाना देखिए मोती के रूप में बनाया जाता है। माला जिस तरह से होता था ना, उस क्रम में देखिए बनाया जाता था मनके का कारखाना। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता की विशेषता अब हम लोग पढ़ते हैं। इस समय नगरों को दो गुणा, अभी हम मैंने जस्ट बताया था अगली स्लाइड में, देखिए कि मैं बताया था कि 2-3 स्लाइड में मैं बताऊंगा। यहाँ नगरों को 3 भागों में जाना है, इसी का डिटेल मैं अभी बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या है, इस समय नगर का 2 भाग है। सिंधु सभ्यता में अधिकांश भागों में समय में क्या था, तो 2 भागों में ही विभाजन था। एक पश्चिमी हिस्सा हुआ करता था, एक पूर्वी हिस्सा हुआ करता। पश्चिमी हिस्से को किला या दुर्ग कहते थे, जबकि पूर्वी हिस्से को निचला नगर कह सकते हो। देख सकते हैं आपको फिगर में भी आपको दिखाया जा रहा है। ये कौन सा हिस्सा हो गया? ये आपका पश्चिमी हिस्सा हो गया। पश्चिमी हिस्सा को दुर्ग भी कहते थे, किला या दुर्ग जो अभी लिखा हुआ है यहाँ, किला या दुर्ग। और ये ऊंचे स्थान पे हुआ करते हैं। ये कहाँ होते थे? ऊंचे स्थान पे हुआ करते थे। और यहाँ पे जितने भी लोग निवास करते थे ये सब अमीर लोग थे, धनी लोग रहा करते थे, जो अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ रहते थे। एक सकते हैं चारों ओर से दीवार भी हुआ करते थे, जिसे कि किले बंद कहते थे। चारों ओर से दीवार हुआ करते थे और घेरा हुआ, और पूरी सिक्योरिटी के साथ रहते थे। और ये निचला नगर भी इसको बोलते हैं। ये पूर्वी हिस्से में पड़ते हैं। यहाँ पे मजदूर लोग के, किसान लोग, गरीब लोग अपने जीवन को यापन यहीं पे करते थे, इसी एरिया में। इसके चारों ओर घेराव नहीं था, इसके चारों ओर बाउंड्री नहीं हुआ करती थी। बस इस तरह से सभी लोग रहते थे। आगे देखते हैं। लेकिन इसके 2 अपवाद हैं। इसके 2 अपवाद क्या हैं? हम लोग क्या पढ़े, सिंधु घाटी में 2 विभाजन हुआ करता था, एक पश्चिमी हिस्सा, एक पूर्वी हिस्सा। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह है जहाँ के 3 भागों में विभाजित था। क्या था? 3 भागों में। आप देख सकते हैं 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। 3 भागों में विभाजन था। सिर्फ यही एक धौलावीरा है जहाँ के 3 भागों में विभाजन। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ के 3 भागों में विभाजन थे। धौलावीरा ही एक ऐसा, बाकी बस सभी जगह आपको 2 ही भागों में विभाजन मिलेगा। और दूसरा नंबर क्या है? चानो दर। चानो दरों का एक डिटेल में जानते हैं कि इसमें कोई विभाजन ही नहीं था। चानो दरों में क्या है कि कोई भी, सभी लोग समान रूप से रहते थे। कोई भी ना पश्चिमी हिस्सा, ना पूर्वी हिस्सा, ना तीसरा हिस्सा, कुछ हिस्सा नहीं, सभी समान रूप से रहते हैं। आपको चानो दरों और धौलावीरों को ध्यान में रखना है। चानो दरों ऐसा जगह है जिसमें कोई विभाजन ही नहीं था, और धौलावीरा एक ऐसा जगह जहाँ की 3 भागों में विभाजन था। लेकिन हालांकि सभी जगह क्या होता है, 2 ही भागों में विभाजन होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में पश्चिमी हिस्सा। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी हिस्सा के बारे में हम जानते हैं। चारों ओर 4 दीवारी से घिरा था। ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि पश्चिमी हिस्सा चारों ओर दीवारी से घिरा हुआ था। लेकिन इसके भी 2 अपवाद है। क्या अपवाद है? कि कालीबंगा और सुरकोदा ऐसा जगह है जहाँ की
पूर्वी हिस्से में भी चारों ओर से दीवारें हुआ करते हैं। हालांकि हम लोग क्या पढ़े हैं कि पश्चिमी हिस्सा में ही सिर्फ चारों दीवारी से घिरा हुआ रहता था, और पूर्वी हिस्सा जो निचला नगर हुआ करता था उसमें चार दीवारी से नहीं घिरा हुआ रहता था। देख सकते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे देखा है चारों ओर से दीवारी से घिरा हुआ है, नहीं है। लेकिन कहाँ पे घिरा हुआ है, घिरा हुआ है कहाँ पे, तो देखिए कहाँ है। देखिए कालीबंगा और सुरगुल्दा, यही एक दो जगह है जहाँ की देख रहे हैं कि क्या है, पूर्वी हिस्सा भी चारों ओर से दीवार से घिरा हुआ है। तो इससे भी आप लोग को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। इन दोनों के पूर्वी हिस्से भी चारों ओर चार दीवार से घिरे हुए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में चौड़ी सड़कें होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सोच सकते हैं कि उस समय के लोग भी अपने एरिया में चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाया हुआ करते थे। देख सकते हैं चौड़ी सड़कें बनाया करते थे उस समय के एरिया में। और यह क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, समकोण पे काटते हैं। यही जो एक दूसरे को समकोण मतलब क्या है, 90 डिग्री। यहाँ समकोण बन रहा है तो समकोण मतलब समकोण 90 डिग्री पे काटती थी, समकोण। आगे है, इस सभ्यता की नगर योजना को ग्रिड प्रणाली कहते हैं। ग्रिड प्रणाली किसे कहते हैं, हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ग्रिड प्रणाली, ये जो समकोण पे जो काटता है ना, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं चौराहा। चौराहा का मतलब है कि चारों एरिया, आप यहाँ से चारों एरिया कहीं भी जा सकते हैं। इस चारों एरिया में आप कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। तो इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड प्रणाली। ग्रिड प्रणाली कहते हैं, और इसे चौराहा भी कहते हैं। सड़क के बगल में ढकी हुई नालियां हुआ करती, सड़क के बगल में ढकी हुई नालियां हुआ करती थी और साफ सुथरी हुई करती थी। सड़क के किनारे पक्के मकान थे जो 2 मंजिले के हुआ करते थे। कई कई 1 मंजिल या अधिकांश 2 मंजिल के हुए करते थे और सड़क के किनारे हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता में हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते थे। स्थानीय देख सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते थे। और अंतरराष्ट्रीय व्यवहार तो हम लोग जान ही रहे हैं कि शिप के माध्यम से होते, बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से मेसोपोटामिया से हुआ करते थे। उस समय मापतोल का प्रयोग होता था, देख सकते हैं मापतोल का प्रयोग होता था। उस समय सभी के घरों में कुएं होते थे, उस समय सभी के घरों में कुआं हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के मोहरों पर हिरन, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, कुबाड़ वाला बैल के चित्र मिले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, और नोट में क्या है कि गाय, घोड़ा, ऊंट नहीं मिले हैं। इसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं, आप लोग ये समझने का प्रयास किया। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा के मोहरों पे कौन सा जानवर का चित्र नहीं मिला है, इस तरह से दिया जाएगा, कौन सा जानवर का चित्र नहीं मिला है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, बाघ दे दिया जाएगा, हाथी दे दिया जाएगा, हिरन दे दिया जाएगा और एक गाय दे दिया जाएगा। तो आपको कौन सा टिक लगाना है, आपको गाय को टिक लगाना है, क्योंकि सवाल क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा के मोहरों पर कौन से जानवर का चित्र नहीं मिला है, तो गाय का नहीं मिला है। इस तरह से घोड़ा का भी नहीं मिला है, ऊँट का नहीं मिला। आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं कि घोड़ा, गाय, ऊँट का चित्र नहीं मिला है हड़प्पा के मोहरों पर। बाकी बात मिला किसका है, तो हिरन, बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, कुबड़ वाला बैल, इन सभी का मिला है, और इसे ध्यान में रखना होगा आप लोग को। अब आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण कई सारे हैं। कई विद्वान और कई वैज्ञानिक इतिहासकार का मानना है कि किसी ने कहा बाढ़, भूकंप, महामारी, आर्यों का आक्रमण और पर्यावरणीकरण। सभी वैज्ञानिक ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, हालांकि इनकी सही पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सब कारण हो सकते हैं। तो बाढ़ के बारे में जॉन जॉन मार्शल साहब ने बताए थे जॉन मार्शल साहब ने बताए थे कि एक बाढ़ का कारण हो सकता है। ये अपना अनुमान बताए थे कि इस तरह के बाढ़ के कारण हो सकते हैं। एक वैज्ञानिक ने बताया था भूकंप। भूकंप के बारे में कौन बताया था, तो रॉबर्ट रैक्स नाम के वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट रैक्स।
रॉबर्ट रेक्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि एक भूकंप का कारण भी हो सकता है। और महामारी के बारे में बताए थे कैनेडी के आर साहब ने बताए थे कि महामारी भी एक कारण हो सकता है। और आर्यों का आक्रमण, इसके बारे में भी बताया है। इसके बारे में स्टुअर्ट पिगॉट ने बताया था। स्टुअर्ट पिगॉट स्टुअर्ट पिगॉट ने बताया था। और एक पर्यावरण कारण है, पर्यावरण कारण के बारे में बताए थे डीपी अग्रवाल ने बताए थे। डीपी अग्रवाल ने बताए थे कि एक पर्यावरणीय कारण भी हो सकता है। लेकिन इन सभी का एक मत है जो कि हम लोग पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक इसकी सही पुष्टि अभी तक नहीं मिल पाई है। तो इस तरह से हम आशा करते हैं कि आपकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने पूरी तरह से अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास किया हूँ। और आप लोग को अगर नहीं समझ में आता, एक बार और इस वीडियो को देखिए, बार-बार समझने का प्रयास कीजिए। और मैं जल्द ही अगले वीडियो में मैं इसका एमसीक्यू लाऊंगा, और उस एमसीक्यू को आपको साथ-साथ लगाते जाना और आपको मिलाते जाना है कि आपका कितना क्वेश्चन उसमें सही होता है। लेकिन उस एमसीक्यू लगाने के पहले आप इस चैप्टर को पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रखें। मैं जल्द ही उस नया एमसीक्यू ला रहा हूँ, जिसमें कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही एमसीक्यू लगाइएगा, तब जाके आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। चलिए, आज हम इस क्लास को यहीं बंद करते हैं, और आप लोग एमसीक्यू का वेट कीजिए। मैं जल्दी नया एमसीक्यू सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मैं ला रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त को, चाहे जो भी है आपके पढ़ने साथी को बता दीजिए कि यहाँ पे कैसा कंटेंट मिल रहा है और आपको कैसा लगा। इसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं, और आपको इससे कितना बेनिफिट मिल रहा है और कितना बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में भी आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है था, धन्यवाद, जय हिंद।